तीन प्रकार का बताए थे, है ना। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दूसरा था हाइपर सेंसिटिव, है ना, इम्यून डिसऑर्डर, और तीसरा क्या लिखाए थे, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, है ना। जिसमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताए थे ना, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वैसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो एक्वायर्ड सिस्टम इम्यून सिस्टम होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ खत्म हो जाता है। मतलब इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच अंतर डिनोट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में तरह तरह के डिजीज होते हैं। इसमें कुछ पढ़ रहे थे, है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कई एग्जाम्पल बताए थे, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, परनीशियस एनीमिया, है ना, हॉशीमाटो डिजीज, है ना, रिमेटाइड अर्थराइटिस। तो सबको एक एक करके पढ़ते हैं, तो पीछे नाम सबका लिखा दिया था, है ना। तो नाम लिख चुके थे, अब उनके बारे में पढ़ना है। जब पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये आपके 11th में दिया हुआ है, 12 में नहीं है बट 11th में ये दिया हुआ है। यह क्या है, इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग का बताया था कि पिछले क्लास में कि न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होते हैं, आपस में टच में रहते हैं, है ना। उसके अलावा न्यूरॉन और मसल्स भी आपस में टच में रहते हैं, जिसके कारण न्यूरॉन का जो सिग्नल है वो मसल्स में चला जाता है। तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स, है ना। और उस सिनेप्स, वो जो गैप है, उस गैप के बीच जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, वह एक केमिकल करता है जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट ही हमारा एंटीबॉडी बन जाता है। ये हो गया, मान लो ये एक्सोन का पार्ट हो गया, है ना, और इधर हमारा मसल्स मान लीजिए, है ना, ये मसल्स का पार्ट है ना। इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, है ना। और यह मैसेज को ये न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन लिख लो भाई, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर का यह काम करता है। तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हो गया तो इसका सिग्नल इसमें नहीं आ पाएगा, मतलब मसल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा। मसल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा तो मसल्स क्या होगा, धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में रह जाएगा, जिसके कारण लास्ट में क्या होता है, इसमें पैरालिसिस का शिकायत आ जाता है ना। तो यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे भाई, व्हेन एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, फॉर्म्स अगेंस्ट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, so impulse note carried from neuron to muscles, है ना। और यहां पर क्या हो जाता है भाई, मसल्स गेट डीजेनरेट एंड है ना, डीजेनरेट, उसके अलावा वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, डीजेनरेट
वीक हो जाता है एंड अल्टीमेटली, और लास्ट में क्या होता है, पैरालिसिस भी हो जाता है ना, लकवा मार जाता है। तो तो ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस, यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। घर का भेदी लंका ढाए, वही बताए थे पिछले क्लास में, हमारा इम्यून सिस्टम ही बॉडी के अगेंस्ट बनने लगता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद दूसरा जो है वो है आपका परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया क्या होता है, इसको डिस्ट्रक्टिव एनीमिया भी कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव एनीमिया, इसमें देखो क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक जो विशेष प्रकार की, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, है ना, इन सेल्स को कहा जाता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्या करती हैं, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन में हमारा आयरन वगैरह होता है ना, आयरन होता है, उसके अलावा विटामिन होता है, विटामिन B12, है ना। तो विटामिन B12 आयरन होता है, तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसी के अगेंस्ट बन जाता है, और इसका काम होता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कर देना, है ना, एब्जॉर्प्शन करना। लेकिन जब इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा आरबीसी नहीं बन पाएगा। आरबीसी नहीं बन पाएगा, या फिर बनेगा भी तो वो उसका शेप अजीब टाइप का होगा, जिसके कारण इम्यून सिस्टम उसको मार देगा, है ना। क्योंकि अलग अगर हमारे बॉडी के अलावा कोई और शेप बना लिया कोई सेल, तो इम्यून सिस्टम उसको छोड़ता नहीं है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो इसी को कहा जाता है परनीसियस एनीमिया। तो इसमें एक बार ये क्वेश्चन आया था कि परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 याद रखो, वैसे भी इसको ध्यान में रखना है, 11th में है, ये डिजीज है तो सभी जगह से आएगा। तो परनीसियस एनीमिया क्या होता है, व्हेन एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूसेस अगेंस्ट कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, so vitamin B12 not absorb this cause decrease production of RBC causing pernicious anemia। परनीसियस एनीमिया, है ना। तो ये दोनों डिजीज होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण, है ना। तो विटामिन B12, है ना, डाइजेशन में पढ़े थे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो होता है वह स्टमक में होता है। तो ये दो डिजीज हो गए। तीसरा डिजीज जो है वह है हाशीमोटो डिजीज या डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाता है थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाने के कारण, थायराइड ग्लैंड आप लोग को याद होगा, है ना, तितली जैसा होता है ना, यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है इसके अंदर। थायराइड ग्लैंड याद होगा, ये इस्थमस होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये थायराइड ग्लैंड है ना। तो थायराइड ग्लैंड आप लोग को याद होगा कि थायराइड ग्लैंड का काम है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करना।
और थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में सभी तरह के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट, सबका मेटाबॉलिज्म करता है। वह कैटाबॉलिज्म भी होता है और वह एनाबॉलिज्म भी होता है। क्या होता है? वह कैटाबॉलिज्म भी होता है, वह एनाबॉलिज्म भी होता है। मतलब प्रोटीन, लिपिड, फैट और कार्बोहाइड्रेट को बनाने का भी काम होता है और उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम होता है। ठीक है, तो इसी में थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत तरह के डिजीज हो सकते हैं। तो हशीमोटो डिजीज के बारे में लिखेंगे, व्हेन एंटीबॉडी प्रोड्यूसेस अगेंस्ट thyroid gland causing decrease in formation of thyroxine, है ना, डिक्रीज, है ना, this cause symptom like Hashimoto disease। हाशीमोटो के बाद एक आता है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है आपके एनसीईआरटी में भी एक यही डिजीज लिखा हुआ है। इसमें देखो क्या होता है, आर्थराइटिस मतलब आप लोग को पता होगा जॉइंट पेन या जॉइंट डिजीज होता है ना, आर्थराइटिस, है ना। उसके अलावा अब देखो हम लोग का जो जॉइंट होता है जनरली वह लॉन्ग बोन के बीच में होता है, लॉन्ग बोन, है ना। शॉर्ट बोन में भी होता है जॉइंट, बहुत जगह का जॉइंट होता है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, है ना। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है यह साइनोवियल जॉइंट में होता है। साइनोवियल जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जैसे यहाँ हो गया, 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 ये सब पेन ही है। बूढ़े लोग को देखते हो, है ना, यहाँ पेन होता है, काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, सब आर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर देखो आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर जो लॉन्ग बोन है उनके बीच में यहाँ जॉइंट जो होता है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है। क्या होता है? इस कार्टिलेज को हम लोग आर्टिकुलेट कार्टिलेज, आर्टिकुलेशन मतलब होता है ज्वाइंट करना। हड्डी में कहीं भी ज्वाइंट अगर आ रहा है उसको कहा जाता है आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों हड्डी को ज्वाइंट कर रहा है इसलिए इसको कहा जाता है आर्टिकुलेट, है ना, कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज बोन से कम सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज का काम होता है कि इन दोनों बोन्स के बीच में घर्षण ना होने देना, है ना। लेकिन जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड मतलब होता है रूमेटॉइड फैक्टर से रिलेटेड होता है, जो कि एक एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है IgM। इसी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो अगर ये एंटीबॉडी अगर जॉइंट में प्रेजेंट है तो हम मान लेते हैं कि उसको क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका जांच जब होता है तो रूमेटॉइड फैक्टर निकाला जाता है। अगर होता है वहाँ पर
तो समझ लीजिए कि उसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस बहुत तरह का हो सकता है ना। यूरिक एसिड भी जमा होता है तो अर्थराइटिस हो सकता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है। उसके अलावा नॉर्मल अर्थराइटिस भी होते हैं जो उम्र के साथ होता है। ये उम्र वाला नहीं है, ये उम्र वाला तो होता ही है, वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं देता, उम्र के साथ हो जाता है, बट ये एक तरह का डिजीज हो गया, समझ रहे हो। तो आईजीएम फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड में, है ना, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ने लगता है और इसमें धीरे धीरे मतलब कि पस जमा होने लगता है। प्लस मतलब साइनोवियल फ्लूइड प्लस इसमें जो फाइबर होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे दर्द बढ़ता है इसमें, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट में पेन स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसका स्वेलिंग होने लगता है, उसके बाद स्वेलिंग इसलिए होता है साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें फाइबर भी जमा होने लगते हैं, जिसके कारण ये मतलब कि इसको मतलब कि साइनोवियल फ्लूइड जमा होने के कारण दर्द होने लगता है, जिसको कहा जाता है पेनस। क्या बोलते हैं इसको, पेनस। देखो नाम से ही पेन मतलब दर्द होता है, तो पेनस नाम रखा गया, ठीक है। यहां तक आपको दर्द दे रहा है, चल रहे हो दर्द कर रहा है, फिर इग्नोर करते गए, क्या करते गए, इग्नोर करते गए, तो इग्नोर करते करते क्या हो जाएगा कि यहां पर आपको फाइबर जो थे धीरे धीरे वह आर्टिकुलेज कार्टिलेज से ज्वाइंट होने लगता है। इस तरह से ज्वाइंट होने लगेगा, धीरे 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 ज्वाइंट होने लगेगा, एक समय क्या हो जाएगा, ये इमूवेबल हो जाता है, मतलब आप उसको मोड़ ही नहीं पाओगे, बस ऐसे ही चल सकते हो, ऐसे मोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये लास्ट स्टेज हो जाता है इसका, है ना। हाँ, इसका ठीक किया जा सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। एक तो आयुर्वेद में एक थेरेपी होता है जिसको अग्निकर्म कहा जाता है, जो कि आजकल मॉडर्न में भी यूज किया जाता है ना, दहन जिसको कहा जाता है। तो अग्नि थेरेपी जो होता है उसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट ठीक नहीं होता है, लेकिन हो जाता है, लगभग काम चलाने जोग हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में, पंचकर्मा होता है ना। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ड्यू टू रिमेटॉइड फैक्टर, है ना, साइनोवियल फ्लूइड increase in joints cause inflammation, है ना, swallowing, pain, etc. that is called पेनस, है ना। पेनस कहते हैं इफ कॉन्टिन्यूअस इग्नोर्ड, यदि कंटिन्यूस इग्नोर करते हैं इसको, इफ कंटिन्यूस इग्नोर्ड देन फाइबर्स accumulate, fibers accumulate at articulate cartilage may causing immovable joint। अगर जॉइंट इमूवेबल हो जाता है तो मतलब बहुत कम चांस होता है ठीक होने का। पेनस तक ठीक हो जाता है जल्दी, इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, जल्दी ठीक नहीं होता है ना। हाँ बोलो, हाँ मूव भी नहीं कर पाएगा वो आदमी। ऑपरेशन कहाँ करोगे,
यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तो कार्टिलेज है, ठीक है, ये जो फाइबर आ गया ना, ये फाइबर और कार्टिलेज हड्डी से ज्वाइंट हो जाता है, टाइम लगता है उसको, किसको हटाओगे, सब एक ही हो जाता है, सीमेंटेड हो जाता है। जैसे देखो ना कि है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ईंटे के बीच में सीमेंट डालते हैं, ईंटा डालते हैं, दीवार बन जाता है, उसको तोड़ते हैं तो ईंटा सीमेंट को लपेटे हुए रहता है, उसी तरह होता है। तो ऑपरेशन कहाँ करोगे, इसको काट के हटाओगे, बहुत दिक्कत है ना। गलने का दवा नहीं होता भाई, है ना। और ये भी तो लगा हुआ है ना आईजीएम, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ते जाएगा, दवा खाते जाओगे ये होते जाएगा, दवा खाते जाओगे होते जाएगा, प्रॉब्लम है इसमें, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना। तो ये है हाशिमोटो डिजीज। उसके बाद ये हमारा जो 3-4 एग्जाम्पल्स थे, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के थे, जिसमें यही एक एनसीईआरटी में है, यही एक नीट में आता है बार बार, है ना, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। थोड़ा सा दिया हुआ है बस इसके बारे में, उतना ऐसा ही पूछता है, किसके कारण होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, टेनस का नाम कभी कभी पूछ देगा, है ना। उसके बाद अब दूसरा क्या था भाई, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब इसमें इम्यून डेफिशिएंट हो जाएगा, इसमें मेनली 2 प्रकार के डिजीज होते हैं। एक आप लोग बहुत नाम सुने हो, एड्स हो गया, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो, है ना, इसको अलग से पढ़ना ही आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा इम्यूनिटी इसमें डेफिशिएंट हो जाता है, कम हो जाना, डेफिशिएंट मतलब कम हो जाना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप लोग को समझाएं, 2 चीजें बनाती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, है ना। टी लिम्फोसाइट में 4 सेल होते हैं, किलर, मेमोरी, सप्रेसर, हेल्पर। तो इसमें बताए थे हेल्पर सेल को ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक और है SCID, इसके बारे में एक बार और बताए थे। SCID मतलब क्या होता है, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, है ना। ये एड्स से भी खतरनाक है। जैसे एड्स में क्या होता है कि हमारा जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और SCID में क्या होता है कि हमारा T एंड B लिम्फोसाइट दोनों का दोनों नहीं बनता है। खतरनाक कौन हो गया, ये तो टी हेल्पर सेल टी सेल का एक पार्ट होता है, इसमें टी और बी दोनों लिम्फोसाइट नहीं बनते, बट इसका इलाज है। ये खतरा ज्यादा है लेकिन इसका इलाज है, बताए थे जीन थेरेपी के द्वारा इसको किया जाता है। एड्स का इलाज नहीं है, उसका कारण भी बताएंगे, पढ़ेंगे एड्स तो। हाँ बोलो, बी बताए थे ना जी, बोन मैरो वाला सेल पढ़ाए थे, डिटेल नहीं आए थे क्लास, क्लास बैठ जाओ, क्लास नहीं किए थे। ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट है, बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट होता है बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, है ना। सीवियर कॉम्बाइंड, है ना, इम्यून डिफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, इसमें जीन में म्यूटेशन आ जाता है, जीन म्यूटेशन होने के कारण एक एंजाइम कम हो जाती है जिसका नाम है एडीए एंजाइम, क्या हो जाता है, डिक्रीज। एडीए एंजाइम मतलब एडिनोसिन
डीएमिनेज, है ना। इसका फुल फॉर्म भी नीट में आ चुका है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। जीन म्यूटेशन, ये एंजाइम कम हो जाएगा, ये एंजाइम कम हो जाएगा, टी एंड बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो इम्यून सिस्टम कम हो गया, टी और बी घट गया, तो है ना। तो ये हो गया SCID। और भी होते हैं कुछ कुछ, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया। इसके बाद इम्यून डेफिशिएंसी के बाद लास्ट जो इम्यून डिसऑर्डर है उसका नाम है हाइपर सेंसिटिव इम्यून डिसऑर्डर। ये डिजीज तभी होता है, कभी कभी देखो क्या होता है कि हमारा कोई इम्यून सिस्टम किसी विशेष सब्सटेंस के लिए सेंसिटिव हो जाता है। जैसे हम लोग के आसपास में भी किस सबके साथ कोई ना कोई ऐसा आदमी आता है, उसको देख के गुस्सा आ जाता है। कोई काम, कोई किसी भी कारण से कुछ किया हो, होता है ना, कहते हैं उसको देखते ही मेरा पारा गर्म हो जाता है। वही यहाँ पर पारा है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम का पारा गर्म हो जाता है किसी को देखकर। और वो जो वस्तु है, उस वस्तु को कहा जाता है एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। मतलब आप समझ गए, ये एक तरह का एलर्जी होता है। एलर्जी को ही हम लोग हाइपर सेंसिटिव इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। सेंसिटिव हो जाना, एलर्जी भी क्या है? किसी चीज के प्रति सेंसिटिव हो जाना। When immune system becomes sensitive for a particular substance called, है ना, called नहीं, cause, है ना। इसमें कई एग्जाम्पल आएंगे, जैसे एलर्जी होता है, एलर्जी, है ना। एलर्जी हो गया, एलर्जी के बारे में हम लोग 12 में भी पढ़े हैं, है ना। एलर्जी क्या होता है भाई? एलर्जी में क्या क्या होता है हमारे शरीर में सिम्टम, वैसे आगे पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी के बारे में आगे दिया हुआ है, तो इसको रहने देते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा है अस्थमा। अस्थमा भी 11th में पढ़े हुए। अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई में क्या होता है? स्पैज्म, ऐठन हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया। अस्थमा मेनली किससे होता है? इसका यह पॉल्यूशन से होता है। किससे होता है? पॉल्यूशन, मेनली एयर पॉल्यूशन से। अस्थमा एयर पॉल्यूशन से होता है ना। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में अस्थमा का केस होता है वो कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है भाई? दिल्ली में पॉल्यूशन है। अस्थमा का ज़्यादातर केस बच्चों में पाया जाता है, चिल्ड्रेंस में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ना। अस्थमा में क्या होता है भाई? अस्थमा में स्पैज्म हो जाता है, ऐठन हो जाता है ना। स्पैज्म इन ब्रोंकियोल मसल्स, है ना। ब्रोंकियोल आप लोग को बताए थे कि लंग्स के जस्ट पहले ब्रोंकाई होता है, वो डिवाइड होता है लंग्स के अंदर में बहुत सारे ब्रोंक्यूल में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल।
तो उस ब्रोंकियोल के मसल्स में ऐंठन हो जाता है, ऐंठन हो जाता है, जिसके कारण हवा के लिए स्पेस कम बचता है, जिसके कारण ऑक्सीजन वगैरह आना कम हो जाता है लंग्स में। ऑक्सीजन की कमी से आप लोग जानते हो हमारा बॉडी हमेशा ऑक्सीजन चाहता है, ब्रेन, किडनी। तो ऑक्सीजन को भरपाई करने के लिए हम लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, है ना, जिसको हफना भी बोलते हैं। उसके अलावा स्पैज्म होता है, म्यूकस, म्यूकस क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है ना। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं अस्थमा के भाई? अस्थमा का सिम्टम है ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस मतलब सांस ना ले पाना, अस्थमा में ये चीज होती है। तो इस यही चीजें आती हैं, इसको ध्यान में रखोगे, है ना। एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया। एक और एलर्जी होता है, उस एलर्जी का नाम है हे फीवर। और यह पॉलन ग्रेन के कारण होता है। अगर हम लगातार पॉलन ग्रेन के संपर्क में रहते हैं तो धीरे धीरे वह एलर्जी कॉज करता है, और उस विशेष एलर्जी को कहा जाता है हे फीवर। बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए पॉलन ग्रेन वगैरह होता है तो वहां से दूर ही रहना चाहिए, है ना। हालांकि सभी पॉलन ग्रेन काम नहीं करता है, बताए थे कैरोट ग्रास वाला पार्थेनियम, तो उसका पॉलन ग्रेन खतरनाक होता है। तो ये हो गया हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून डिसऑर्डर। तो आप लोग 3 प्रकार का इम्यून डिसऑर्डर पढ़ चुके है ना। अब इम्यून डिसऑर्डर खत्म हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया। अब हम लोग डिजीज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2 डिजीज को निपटा लेंगे, है ना। एक तो कैंसर है और दूसरा एड्स, बड़ा बड़ा डिजीज है। उसके बाद छोटे छोटे डिजीज पढ़ेंगे। कैंसर जो होता है ये क्या होता है भाई? दुनिया का सबसे नोटोरियस डिजीज होता है, दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी होता है, लेकिन इसका इलाज अब बहुत हद तक हो गया है ना। तो कैंसर क्या होता है? सेल डिवीजन जब ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उसी को कैंसर बोलते हैं। सेल डिवीजन में हम लोग जानते हैं 4 सेल बनते हैं, लेकिन कैंसर जब होता है तो सेल डिवीजन में सौ सेल, हजारों सेल बन जाते हैं एक साथ, और वह सेल का ग्रुप बन जाता है, उसी को ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो कैंसर का परिभाषा क्या क्या दोगे इसका डिफिनेशन, है ना। एबनॉर्मल, अनकंट्रोल, एक्सेसिव सेल डिवीजन या माइटोटिक सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, है ना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा एबनॉर्मल, एक्सेसिव, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकंट्रोल, माइटोटिक सेल डिवीजन इज कैंसर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो जो ग्रुप ऑफ सेल बनता है, एक तो वह एबनॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल से अलग होता है। दूसरी बात, वो अनडिफरेंशिएट होता है, वह सेल डिफरेंशिएट। हम डिफरेंशिएट सेल मतलब क्या होता है? जो कोई फंक्शन करे उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट सेल। और जो कोई फंक्शन नहीं कर रहा है उसको अनडिफरेंशिएट सेल। समझ रहे बात को? हमारे शरीर में सारे सेल डिफरेंशिएट होते हैं, बट ये कैसा होता है? अनडिफरेंशिएट। These abnormal
एबनॉर्मल या अनडिफरेंशिएट abnormal and undifferentiate group of cell are called कैंसर और ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर, है ना। ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, सबसे पहली बात है ना, ये वन सेल है, ये डिवाइड हुआ और यह बहुत सारे नहीं हो रहा है। तो देखो, सबसे पहला इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन जो होता है वो लॉस हो जाता है। देखो, हमारे जो टिश्यू होते हैं, सेल्स जो होते हैं, सभी सेल्स एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये इसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट मतलब रोक देना, इनहिबिट मतलब रोक देना। जैसे हम लोग कोई भी बुरा काम करने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाज को लेकर के चलते हैं। हम सोचते हैं अगर हम गलत करेंगे तो बगल वाला क्या कहेगा। वही चीज यहां पर भी होता है। एक सेल दूसरे सेल को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब किस सेंस में है? डिवीजन इनहिबिट। जैसे ये सेल डिवाइड कर रहा है तो यह 4 सेल में ही बदलना है इसको। ये कौन बता रहा है इसको? बगल वाला सेल। तो प्रत्येक नेबोरिंग सेल जो होता है, बगल वाला सेल, वह कांटेक्ट में रहता है और उसको इनहिबिट करता है। आप ज्यादा डिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कैंसर सेल ट्यूमर होते हैं, इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है। कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म होने के बाद मान लो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको भी कोई मतलब, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, और ये आराम से जितना मन तितना डिवाइड कर सकता है। समझ रहे बात को? तो ट्यूमर जो होते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन को लॉस कर देते हैं। ट्यूमर सेल्स, है ना। अच्छा, इसको इसे लिखते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन इज प्रॉपर्टी of tissue cell in which each neighbor cell है ना, each neighbor cell inhibit, है ना, excess cell division अदर सेल। कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी टिश्यू सेल की जिसमें बगल वाला सेल दूसरे सेल को एक्सेस सेल डिवीजन होने से रोकता है। बट जैसे ही कैंसर सेल बन जाएगा, इन कोशिका, देखो एक बार बन गया कोई दिक्कत नहीं है,
दिक्कत यही हो जाता है ना कि ये मान लो बन गया, अब यहाँ पर 10 है, 10 अलग अलग हो जाता है मन का, 10 एक्सेस सेल डिवीजन करने लगता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या हो जाता है, इनके बीच में खत्म हो जाता है ना। दूसरा क्या हो जाता है, ओन्कोजेनिक अरे भाई क्या हो रहा है, ओन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ओन्कोजीन एक ऐसा जीन है जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है। कैंसर का मेन जो कारण होता है वह होता है कि जो नॉर्मल जीन है वो ओन्कोजीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन बताया, अच्छा म्यूटेशन पढ़ाना है ना, म्यूटेशन एक क्लास पढ़ाएंगे। म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए का नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे AGGC जो भी है उसके लिखावट में अंतर हो जाना, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। तो ओन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब ओन्कोजीन का निर्माण हो जाता है। तो ये दो बातें अभी ओन्कोजीन के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये समझ में आ गया ट्यूमर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और दूसरा ओन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ओन्कोजीन इनमें बन जाता है, जबकि हमारे नॉर्मल सेल में ओन्कोजीन नहीं होते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी होता है लेकिन इसमें लॉस हो जाता है। इतना समझ गए ट्यूमर के बारे में। कैंसर का स्टडी क्या कहलाती है, चूंकि ओन्कोजीन बनती है इसीलिए इसको कहा जाता है ओन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओन्कोलॉजी। टाइप्स ऑफ ट्यूमर है ना। तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है बेनिग्न ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, बेनिग्न ट्यूमर को कैंसर नहीं बोला जाता है ना। ट्यूमर हमारे शरीर में दो तरह से बनते हैं, ये ट्यूमर भी बनता है बट ये कैंसर नहीं है, ये क्या होता है, कैंसर होता है। बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। बेनिग्न ट्यूमर जो होता है या लोकलाइज्ड, जहां पर भी बन गया ना लोकलाइज्ड होता है, ये शरीर में फैलता नहीं है, बट ये क्या होता है, फैल सकता है। तो इसके बारे में पहले लिखते हैं, इट इज कैप्सुलेटेड लोकलाइज्ड है ना, बट नॉट स्प्रेड बॉडी में स्प्रेड नहीं करता है। इट इज नॉन कैप्सुलेट है ना, कैन स्प्रेड इन बॉडी। ये फैलने वाला सबसे खतरनाक होता है, समझ रहे बात को। अब देखो बेनिग्न ट्यूमर जो होते हैं, बेनिग्न ट्यूमर जो होते हैं वह नॉन मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक नहीं होता है। दूसरी बात, नॉन मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, दो चीज होती है इसके बारे में। मेटास्टेसिस मतलब
चेंज होना, रूपांतरण, स्थानांतरण। रूपांतरण मतलब होता है रूप में चेंज हो जाना, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो दो मीनिंग होता है इसका। रूपांतरण मतलब बहुरूपिया है, और दूसरा स्थानांतरण, याद रखना इसको, ये नहीं कर पाता है, ना रूपांतरण कर पाता है ना स्थानांतरण। उसके अलावा यह नॉन कैंसरस होता है, कैंसरस नहीं है, नॉन इन्वेसिव होता है। मतलब इन्वेसिव मतलब छाना, ये छाता नहीं है, मतलब इधर उधर फैलता नहीं है, बल्कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मैलिग्नेंट होता है, हानिकारक होता है, मेटास्टेसिस होता है, सबसे खतरनाक यही चीज होता है इसका फैलना। उसके बाद कैंसरस होता है और इन्वेसिव होता है। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, बोन ट्यूमर और मसल ट्यूमर। बोन ट्यूमर और मसल ट्यूमर। बोन ट्यूमर जो होता है इसको ऑस्टियोमा भी कहा जाता है, और मसल ट्यूमर जो होता है इसको मायोमा भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? ऑस्टियोमा और मायोमा। तो ये जनरली हो जाता, देखते हो किसी का हड्डी वगैरह बढ़ जाता है, तो ज्यादातर हड्डी बढ़ना मतलब यही होता है, बोन ट्यूमर होता है बढ़ गया है। मसल ट्यूमर कहीं कहीं पर गिल्टी वगैरह हो जाना, मांस बढ़ जाना, तो वो हानिकारक नहीं होता। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अब इसका एग्जाम्पल से ज्यादा इसका टाइप देखेंगे उसी में एग्जाम्पल आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जितना भी ट्यूमर है सभी मैलिग्नेंट। मस्सा उस्सा भी यही होता है, मसल्स वाला, है ना, मस्सा वगैरह। तो अब चलेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर या टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। हाँ, स्किन अलग चीज है ना, मसल्स अलग चीज है। कार्सिनोमा, नोमा मतलब क्या होता है? नोमा मतलब ग्रुप ऑफ सेल, है ना, ग्रुप होता है। नोमा मतलब ही ग्रुप होता है, जैसे सुपरनोवा आप सुने होंगे, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज सुपरनोवा बोलते। तो कार्सिनोमा हो गया ग्रुप ऑफ सेल, नोमा मतलब ग्रुप ऑफ सेल। तो कार्सिनोमा जो होता है या स्किन या एपिथेलियल टिश्यू में का कैंसर होता है। इट इज ट्यूमर ऑफ स्किन और एपिथेलियल टिश्यू, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। सारा का सारा ये होगा, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, है ना, जो इंपॉर्टेंट है लंग्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, है ना, माउथ कैंसर, स्किन कैंसर, है ना। तो ये सभी आपके प्रोस्टेट कैंसर, नहीं ब्लड नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा सबसे ज्यादा दुनिया में लगभग 85% जो कैंसर होता है वो क्या होता है? कार्सिनोमा, है ना। अगर वर्ल्ड की बात करें
अगर हम वर्ल्ड की बात करें, संसार की बात करें, तो देखा जाए तो मेल में दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज में कैंसर होता है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आप लोग जानते हो, मेल ग्लैंड होता है एक तरह का। और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। दूध ना पिलाने का भी एक कारण होता है। बच्चों को जो दूध नहीं पिलाती हैं उसमें में भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता है, बट ये भी एक कॉज होता है दूध ना पिलाना, है ना। वर्ल्ड में देखा जाए तो ये मैक्सिमम जो है ना, मेल में प्रोस्टेट होता है। उसके अलावा इंडिया में देखा जाए, इंडिया में भाई मेल में कौन सा ज्यादा होता है? गुटखा बहुत चिबाते हैं ना हम लोग, ओरल कैंसर। हम लोग नहीं, जो चबाता है ना। फीमेल, फीमेल में क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में होने वाला कैंसर होता है। हम लोग क्या करते हैं, दवा वगैरह बहुत खाते हैं, पढ़ाए थे ना, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा होता है सर्वाइकल। तो यह हो गया, ये जो कैंसर है ये कार्सिनोमा हो गया। इसको तो ये हो गया, तो वर्ल्ड इंडिया में हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा जो है सार्कोमा। सार्कोमा जो है यह किसके लिए है भाई? सार्कोमा इट इज ट्यूमर ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए, है ना, बोन कैंसर इसी में आएगा, मसल्स कैंसर इसी में आएगा। इसी में ब्लड कैंसर भी होता है, लेकिन उसको अलग से पढ़ा जाता है, जिसको बोलता है ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया, है ना। ल्यूको मतलब क्या होता है? WBC। इमिया मतलब यहां पर बहुत ज्यादा हो जाना, है ना। कितना हो जाता है भाई? WBC काउंट कितना है? कितना है? 4000 से 11000 पर क्यूबिक मीटर, है ना। नहीं भाई, जब WBC का काउंट 1 लाख से ज्यादा हो जाए, हाँ। बच्चा में कहाँ होगा? WBC काउंट क्या हो जाएगा? मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक मीटर या मिलीमीटर क्यूब, ये ल्यूकेमिया होता है। क्या कम जाएगा? तो एवरेज है ना भाई। हाँ, देखो 1 लाख से ज्यादा है मतलब कि वही एवरेज मान लीजिए। कहाँ पे देख लिया 70 पे? किसी को हुआ है क्या? अच्छा, कितना हुआ था?
देखो नॉर्मल जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, जैसे इन्फेक्शन होता है तो WBC 17,000, 18,000, 20,000 तक चला जाता है, किसी किसी में 25,000 भी चला गया, वो मैक्सिमम हो गया, वो इन्फेक्शन के कारण हो गया। उसके बाद अगर बढ़ जाता है ना तो हम लोग वही मान लेते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ गया होगा, वो तो इंक्रीज होते जाता है, अब नॉर्मल है ना। ठीक है, ये हो गया ल्यूकेमिया, ये हो गया टाइप्स ऑफ कैंसर, है ना। अच्छा, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। आप लोग टेस्ट भी दिए हो, तो अगले क्लास में याद रखोगे ना क्या पढ़ना है, कॉज ऑफ कैंसर, है ना। उसके बाद कैंसर के बाद एड्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिजीज पढ़ेंगे, है ना।